हेलो एवरीवन, नॉलेज चेक में आप लोग का स्वागत है। मैं हिना और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है और इसके अंदर काफ़ी कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा। इससे पीछे मैंने 2 थ्योरीज डिस्कस करी थी इंटरेस्ट की। एक तो हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट थी और एक हमारी लोनेबल फंड थ्योरी थी। तो इन दोनों थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि रीज़न पेपर में ये लोग तीनों थ्योरीज भी पूछ सकते हैं और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी अकेली भी पूछ सकते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लोनेबल फंड थ्योरी पे भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उनके लिंक्स के थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं और मेरी वो वीडियोस देखने के बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को आपको इजीली समझ में आ जाएगी। बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो हमें केनीज ने प्रोपाउंडेड करी थी, केनीज ने हमें दी थी, जिसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर को कंसिडर करता है। उसने मॉनेटरी थ्योरी दी थी। इस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को वी कैन से दैट मॉनेटरी थ्योरी भी बोल सकते हैं। इस थ्योरी को उसने अपनी एक बुक में मेंशन करा था, ठीक है, इसने अपनी बुक में मेंशन करा था और हमें इस बुक का नाम इस थ्योरी के अंदर देना ज़रूरी है। रीज़न बिंग, अगर किसी भी ऑथर ने कोई भी बुक लिखी है और उसके अंदर इस थ्योरी को मेंशन किया है तो हमें उस बुक को उस थ्योरी में मेंशन करना ज़रूरी है। यही पॉइंट्स होते हैं कि हम इजीली मार्क्स को गेन कर सकते हैं। बुक का नाम क्या है? द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये इसकी बुक का नाम है और इसने अपनी इस बुक के अंदर इस थ्योरी का वर्णन किया है, ठीक है। इसने कुछ डेफिनेशन दी थी इंटरेस्ट की। वो डेफिनेशन क्या थी? पहली डेफिनेशन ये थी, इंटरेस्ट इज़ द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग। मतलब पार्टिंग का मतलब होता है लेंडिंग, किसी को आप उधार पे दे रहे हो पैसा, विद लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कैश। अगर आप कमर्शियल बैकग्राउंड से आपको पता होगा, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश। मीन्स पार्टिंग मनी, किसी को मनी लेंड करते हो आप फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उस पर जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, उस पर जो आपको फ़ायदा मिलता है, उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। पहली डेफिनेशन उसने ये दी थी, दोबारा से बता देती हूँ, कि जो रिवॉर्ड मिलता है उसको जब वो अपनी मनी को पार्ट करता है या फिर वी कैन से दैट लेंड करता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसके ऊपर जो उसको रिवॉर्ड मिलता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और सेकंड उसने हमें दी थी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रीमियम विच इज टू बी ऑफर्ड to induce the people to hold wealth other than the hoarded money। means कि जो rate of interest एक ऐसा प्रीमियम है जो बल्कि जो ऑफ़र करता है पीपल्स को, इंड्यूस करता है उनको कि वो अपनी वेल्थ को होल्ड करें अदर देन होल्डेड मनी। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको होल्डेड मनी का मतलब पता होगा। होल्डेड मनी होती है जो पैसा वो लोग अपने पास इन कैश रखते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया था कि होल्डेड का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग अपने पास पैसा रखते हैं, तो उस पैसे को रखने की बजाय आप उस वेल्थ को कहीं और पे लगाओ, कहीं और सेव करो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा प्रीमियम है जो लोगों को इंड्यूस करता है कि आप अपनी वेल्थ को अदर देन होल्डेड मनी में यूज़ करो। जैसे कि हमारे पास शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, अगर इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? उस चीज़ को इन्वेस्ट करेंगे। तो इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरह का इस तरीके का प्रीमियम होता है। तो ये 2 डेफिनेशंस उसने दी थी इसके अंदर, और इसके अंदर उसने और भी कुछ कहा था इंटरेस्ट के बारे में। लिक्विडिटी मीन्स कैश अकॉर्डिंगली, ओके,
इसका थ्योरी का नाम मॉनेटरी थ्योरी कैसे पड़ा कि लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश और प्रेफरेंस मतलब जो हम प्रेफर करते हैं, है ना। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी मतलब कैश को अपने पास कितना रखने का हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक और हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मैयर्स, जिन्होंने हमें लिक्विडिटी प्रेफरेंस की डेफिनेशन दी थी। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस की डेफिनेशन क्या दी थी? लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज अ प्रेफरेंस टू हैव एन इक्वल अमाउंट टू कैश रादर देन क्लेम्स अगेंस्ट द अदर। मतलब कि लिक्विडिटी की प्रेफरेंस हम इक्वल रखेंगे कैश ऑफ अमाउंट के, जबकि उसका क्लेम जो है, जो उसका हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, वो भले ही इक्वल ना है, लेकिन उसकी प्रेफरेंस जो है वो अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है, पर आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ ज़रूर याद रहे। शुरुआत में आप ये चीज़ ज़रूर लिखें। प्रोफेसर मैयर्स का जिक्र आप करें ना करें, इट्स डिपेंड अपॉन यू, वैसे करेंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन कैसे करते हैं। अब हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे कर सकते हैं इस थ्योरी में। तो जैसे कि हमने पिछली 2 थ्योरीज में भी बहुत कुछ पढ़ा, तो इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन सेम उसी तरीके से होगा। मतलब डिमांड डी ऑफ या फॉर मनी, डी फॉर मनी, क्योंकि यहाँ पर मॉनेटरी है तो दैट इज वाई डी फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी। तभी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करते हैं अगर दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अब डिमांड फॉर मनी के अंदर फर्दर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला मोटिव है हमारा यहाँ पे ट्रांजैक्शनल या ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। हमारे पास ये 3 हैं। जो केनीज थे उन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन करा है डिमांड फॉर मनी इन टर्म ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मतलब कि उसने अपनी उस बुक में ये सब कुछ एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो अब हम यही सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिमांड फॉर मनी का टॉपिक करवाती हूँ। डिमांड फॉर मनी में पहला टॉपिक हम करेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, कहीं पे पॉइंट मिस हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, अदरवाइज बहुत ईजी है। ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन का मतलब नॉर्मली सबको पता होता है ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांजैक्शन होती है जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। जैसे हम कुछ सामान खरीदते हैं, उसके बदले हम पैसे देते हैं, सामान लिया पैसे दिए, ठीक है। या फिर जो हम एटीएम से जब हम पैसे निकालते हैं उसमें अगर ट्रांजैक्शन इज़ कंटिन्यूइंग या ट्रांजैक्शन आता ही है, तो वो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, एक चीज़ के बदले आप दो, एक चीज़ के बदले आप लो। तो ये ट्रांजैक्शंस डेली लाइफ में जो होती हैं, तो लोगों को अपनी डेली लाइफ के लिए, डेली ट्रांजैक्शंस के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उनको अपनी डेली ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है। Each individual and firm would like to hold money, a part of their income in cash for meeting their routine transactions of day. अब कोई भी इंडिविजुअल, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि हाँ सारा का सारा पैसा उसने इन्वेस्टमेंट पे लगा दिया? नहीं, वो अपनी कंजम्पशन के लिए तो बचाएगा ना। कंजम्पशन तो करेगा, सेविंग तो करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन हर पर्सन कमाता को किस लिए है? कंजम्पशन करने के लिए, जीने के लिए। तो जीने के लिए कुछ डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं जो उसको डेली बेसिस पे करनी होती है, उसके लिए उसको कुछ कैश अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो कैश केप्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस,
कुछ डिफरेंट पर्पसेस के लिए रखा जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो डिफरेंट पर्पसेस को पूरा करना होता है वो किस पे डिपेंड है? मीन्स कैश kept for daily purposes या daily different purposes, but this is depend upon किस चीज़ पे डिपेंड है? मीन्स कोई पर्सन कितना कैश रखेगा अपने पास डेली बेसिस पे, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड है? सबसे पहले तो वो डिपेंड है हमारी साइज ऑफ इनकम पे। अगर किसी पर्सन की इनकम ₹500 है पर मंथ लगा लो आप, वैसे तो आज तक होती नहीं कभी, लेकिन फिर भी पर मंथ है, मान लो ₹2000 कर लो, तो 2000 रुपये में एक महीने वो क्या बचाता होगा और क्या कंज्यूम करता होगा? ये तो पूरा ही कंजम्पशन पे निकल जाता होगा। तो इट्स डिपेंड कि आपकी साइज़ ऑफ इनकम कितनी है और वो अपना कैश जो है वो डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए कितना रखता है, ठीक है। हो सकता है कि वो 2 ही बंदे हों और उनका 1000 ही यूज़ होता होगा, ठीक है, तो वो अपने पास डेली बेसिस पे कुछ रख सकता है। लेकिन अगर उनकी पूरी टब्बर होगी तो फिर कैसे रखेंगे वो? इस वजह से साइज़ ऑफ इनकम डिपेंड करता है। मोड ऑफ एक्सपेंडिचर, आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका क्या मोड है, किस तरीके से एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। थर्ड, periodicity income received। फर्स्ट पॉइंट पे मैंने बात करी थी कि उसका साइज ऑफ इनकम कितना है, मतलब उसके पास पैसा आता कितना है। अब मैंने बोला periodicity income received, मतलब उसको पैसा मिल कितने दिनों बाद रहा है, कितने टाइम बाद मिल रहा है। हो सकता है ये 2000 रुपये उसको 1 वीक में मिलता हो, तो फ़ायदा है ना उसका, ठीक है। महीने में उसको आराम से कितने मिल जाएंगे, 4 हफ्ते होता है तो 8000 तो उसकी सैलरी हो जाएगी, तो 1 वीक में 2000 मिल रहा है। लेकिन अगर उसको मंथ में मिल रहा हो तो पीरियोडिसिटी भी डिपेंड करती है, टाइम भी डिपेंड करता है कि उसको कितने टाइम तक के बाद सैलरी मिल रही है। तो ये कुछ 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कैश केप्ट फॉर डेली बेसिस डिपेंड होता है, ठीक है। तो दोबारा मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है, कि डेली ट्रांजैक्शंस के लिए कोई पर्सन कितना पैसा अपने पास रखता है, पैसा क्यों करता है, डेली ट्रांजैक्शंस क्यों करता है, फॉर दी कंजम्पशन पर्पस के लिए, ठीक है। कैश केप्ट फॉर डेली पर्पसेस मीन्स जो हम रूटीन में काम करते हैं, रूटीन में पैसा खर्चते हैं, उसके लिए वो कौन कौन चीज़ों पे डिपेंड है, साइज ऑफ इनकम पे, मोड ऑफ एक्सपेंडिचर पे और प्रोडिसिटी ऑफ इनकम रिसीव्ड पे। अब अभी तो मैंने आपको ट्रांजैक्शन मोटिव एक्सप्लेन करा कि उनका ट्रांजैक्शन करने का मोटिव क्या है। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छे से, कि हमारा जो है सारे डाउट्स क्लियर हों। तो एक चीज़ आपने सुनी होगी कि LT इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, ये आपकी बुक्स में लिखा होगा। ये क्या है? डिमांड फॉर मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, मीन्स वो कितना प्रेफर कर रहा है। फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव इक्वल्स टू इज अ फंक्शन ऑफ मनी या फंक्शन ऑफ इनकम, कि ट्रांजैक्शन मोटिव का जो लिंक है वो सीधा हमारी इनकम के साथ है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। कैसे? अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा ट्रांजैक्शन इंक्रीज होगी, और इनकम डिक्रीज होगी तो ट्रांजैक्शन डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली मैंने पीछे अच्छे से एक्सप्लेन करा था आपको। क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनेगा? यहाँ पे इनकम आ गई, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आ गया, या फिर वी कैन से दैट डिमांड फॉर मनी
ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ये गया ऊपर, एज इनकम इतनी थी इतनी, ये बढ़ा और ये इतना हो गया, मीन्स दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है। लेकिन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट के चैप्टर कर रहे हैं, इसका तो इंटरेस्ट के साथ कोई लिंक ही नहीं बना। बनेगा, ज़रूर बनेगा। किस तरीके से? इसका एक और ग्राफ है, हमारा जो एल टी है वो कांस्टेंट रहेगा। मनी डिमांड फंक्शन जो है वो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन बनेगी, इट इज़ अ परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब कि आपका, अगर मैं इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, मीन्स आपका इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इतना आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, और इट इज़ अ वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, परफेक्टली इन इलास्टिक है, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, आप इतनी ही डिमांड करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कम हो चाहे बढ़ जाए, आपकी इस डिमांड पर, इस लिक्विडिटी ट्रांजैक्शनल मोटिव पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप तब भी उतना ट्रांजैक्शन कर रहे थे और इतना इंक्रीज होने पर भी आप उतनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कम होने पर भी उतनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बिकॉज आप ये डेली ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कोई लिंक नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं एक बिस्किट खरीदने जा रही हूँ तो क्या मैं उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखूंगी? नहीं, मेरी रूटीन की है। अब मैं दूध ले रही हूँ, उसमें थोड़ी ना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं उन केसेस में देखूंगी कि मुझे लोन लेना है या कुछ, वो लोन लेना डेली ट्रांजैक्शन तो नहीं है ना हमारी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका लिंक इस तरीके से है कि चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आपकी ट्रांजैक्शन मोटिव पे या डेली ट्रांजैक्शन रूटीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो फर्स्ट हमारा ट्रांजैक्शनल मोटिव जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम स्टडी करेंगे प्रिकॉशनरी मोटिव। अब प्रिकॉशनरी या फिर आप बोलो प्रिकॉशन क्या होता है? हम कुछ सावधानियां बरतते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए, डेली ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के बाद हम अपनी कुछ प्रिकॉशंस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। हमारे कुछ प्रिकॉशनरी मोटिव्स होते हैं। क्या? हम अब ट्रांजैक्शंस तो कर ली, डेली ट्रांजैक्शन तो कर ली, लेकिन पीपल जो है वो मनी को होल्ड भी करेगी। किस लिए? दे होल्ड मनी टू सम एमरजेंट सिचुएशन। कुछ उनकी ज़िंदगी में एमरजेंट सिचुएशंस भी तो आ सकती हैं, ह्यूमन लाइफ है वो। कोई एमरजेंस आ गई, उसके लिए आप लोग कुछ पैसा अपने पास होल्ड करके रखोगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कैश हेल्ड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव ऑल्सो a motive and a function of it with the level of income। इसका भी इनकम के साथ लिंक्ड है। सेम वही है ना, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसा रख पाओगे प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, और आपकी इनकम कम है तो आप प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी कम पैसा रख पाओगे, है ना। तो इसका लिंक भी इनकम के साथ है, और वी कैन से दैट कि लिक्विडिटी ऑफ प्रिकॉशनरी मोटिव, पैसा मैं कितना रख पा रही हूँ, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। इसका भी इनकम के साथ लिंक्ड है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसका भी सेम टू सेम ऐसा सा ही बनेगा डायग्राम। अगर मैं इनकम के साथ बनाना चाहूँगी तो इनकम इंक्रीज हो रही है, आप प्रिकॉशनरी इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ इनकम आएगा, यहाँ पे एलपी आएगा, ठीक है, लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है। अब सेम वही बात आ गई ना, हम इंटरेस्ट का टॉपिक कर रहे हैं तो यहाँ पे तो इनकम और वो डिस्कस हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं आया ना, तो अब इंटरेस्ट का भी डायग्राम बनेगा। तो इसमें भी इंटरेस्ट जो है वो इसी तरीके से शो करेंगे हम लोग कि जो हमारा लिक्विडिटी प्रिकॉशनरी है वो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे जितना इंक्रीज हो जाए चाहे जितना डिक्रीज हो जाए, आपकी लिक्विडिटी प्रिकॉशनरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों नहीं पड़ेगा?
कि लिक्विड जो हम हमारी प्रिकॉशंस के लिए पैसा रख रहे हैं, क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए डिपेंड करता है? हम ना ही लोन ले रहे हैं, वो हमारा लोन नहीं ले रहे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लोन पे ही लगता है। जो प्रिकॉशनरी है पैसा हम रख रहे हैं वो तो हम अपनी मर्जी से रख रहे हैं ना, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कोई लिंक नहीं बनता। तो इसका भी वर्टिकली स्ट्रेट लाइन बनेगा और यहाँ पर भी परफेक्टली इन इलास्टिक ही बनेगा हमारा। ठीक है, तो हमने दो डिस्कस करे। अब यहाँ पर जो हमने ट्रांजैक्शन वाला डिस्कस करा एलटी और एलपी, अगर मैं उनको कंबाइन करूं तो क्या होगा? लेट्स सपोज उसको कंबाइन करके देखते हैं। अब अगर मैं डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मनी, डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मनी प्लस डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, इन दोनों को प्लस करूं, ट्रांजैक्शन को भी और प्रिकॉशनरी को भी, तो मेरा बनेगा मार्केट का एमटी। ठीक है, मीन्स आपका फॉर्मूला ही बन गया एक तरह से कि आप एमटी मार्केट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? डिमांड फॉर मनी ऑफ ट्रांजैक्शनल मोटिव प्लस डिमांड फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव। तो इसका भी अगर आप कंबाइन डायग्राम बना पाओ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो इनका तो दोनों का सेम ही है, मीन्स वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एल टी प्लस एल पी, ये आपको शो करना है इस थ्योरी के अंदर, इसीलिए आपको करा रही हूँ। ये हमारी एम टी बन गई। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आपकी इस मार्केट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, मार्केट जो है वो आपकी रिमेन्स कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि प्रिकॉशंस का और ट्रांजैक्शंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कोई लिंक नहीं होता। अब हम करते हैं थर्ड, स्पेकुलेटिव मोटिव, जिसको हम एसेट डिमांड फॉर मनी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी कैश बैलेंसेस हम इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं, स्पेकुलेटिव गेन, अगर आपने सुना होगा कि स्पेकुलेटिव गेन्स होते हैं हमारे कुछ, स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपने फ़ायदे के लिए कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ कैश बैलेंसेस जो लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिमांड फॉर कैश बैलेंसेस, स्पेकुलेटिव मोटिव वी कैन से दैट। तो इफ़ पीपल हैव एक्स्ट्रा कैश बैलेंस, उन्होंने ट्रांजेक्शनल मोटिव भी कर लिया, डेली बेसिस पे काम भी कर लिया, प्रिकॉशनरी पे प्रिकॉशंस के लिए भी पैसे रख लिए, तो उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है वो पैसा वो लोग बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, कि स्टॉक खरीद सकते हैं और फाइनेंशियल एसेट्स पे लगा सकते हैं। तो जितने भी ये सारे हमारे फ़ायदे हैं, ये सारे हमारे स्पेकुलेटिव मोटिव के अंदर आते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्पेकुलेशन हो रही है, तो डिमांड फॉर स्पेकुलेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ इनकम थे। क्यों? क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन स्पेकुलेटिव मोटिव का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिंक है। एज स्पेकुलेशन के लिए आप कम पैसा रखोगे कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज़्यादा होगा तो आप अपने पास कम पैसा रखोगे और इन्वेस्ट ज़्यादा करोगे, ये मतलब है इस चीज़ का। ओके, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आप अपने पास पैसा भी ज़्यादा रखोगे और इन्वेस्टमेंट जो है वो कम करोगे। यहाँ पे मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और हम इन्वेस्ट भी ज़्यादा करेंगे। नहीं, ये इन्वेस्ट नहीं है, ये होल्डेड, ये अपने पास पैसा रखने के लिए है। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, आप अपने पास पैसा कम रखोगे और इन्वेस्ट ज़्यादा करोगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आप अपने पास पैसा ज़्यादा रखोगे और इन्वेस्ट को कम करोगे। सो इसके अंदर जो हमारे लॉर्ड केनीज थे, उन्होंने एक चीज़ डिस्कस करी थी, लिक्विडिटी ट्रैप,
लिक्विडिटी ट्रैप उसने डिस्कस किया था कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेटिव गेन के बीच में, स्पेकुलेटिव मोटिव के बीच में, है ना। यहाँ पे देखिए आप इनवर्स रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए उसने क्या करा था, कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी दिया था, वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब है कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। केनीज ने एक नॉवल कंसेप्ट दिया था, इसको नॉवल कंसेप्ट बोलते हैं। मतलब ये चीज़ बहुत अच्छे से देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है मीन्स आपको प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो आप क्या करोगे, बॉन्ड्स को परचेज करोगे बॉन्ड्स या फिर कोई भी सिक्योरिटी, तो आपके पास क्या होगा, लेस मनी होगी, ठीक है, फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। ऐसे ही अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो पीपल क्या करेंगे, पीपल जो है वो प्रेफर करेंगे कि वो मनी को होल्ड करें, अपने पास रखें, रादर देन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से बचेंगे। क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और होल्डेड मनी के बीच में, या फिर वी कैन से दैट स्पेकुलेटिव डिमांड के बीच में। तो केनीज बिलीव करते थे दैट मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट, मनी जो है वो मोस्ट लिक्विड एसेट है। मैंने मेरी पिछली वीडियो में लिक्विड एसेट्स के बारे में और लिक्विडिटी के बारे में डिस्कस करा है, तो वहाँ वो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा कि लिक्विड जो कैश है वो लिक्विड कैसे ज़्यादा है, ठीक है। मैं और कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि अगर लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे टू अर्न द इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए, तो वो अपनी लिक्विडिटी पावर को फॉरगोइंग कर देंगे, ठीक है, मीन्स अपनी लिक्विडिटी पावर को कम कर देंगे। कुछ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोग कंपनसेट करेंगे, ठीक है, कुछ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोग अपने लिक्विडिटी पावर को यूज़ करेंगे, ठीक है। पीपल प्रेफर करेंगे अपनी लिक्विडिटी अपने पास होल्ड करने के लिए, कब प्रेफर करेंगे, जब उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, यहाँ पर वो अपने पास मनी होल्ड करके रख रहे हैं। तो इस सिचुएशन को केनीज ने डिस्क्राइब करा है कि एक लिक्विडिटी ट्रैप बन गया है, मीन्स लोग अपने पैसे को बाहर नहीं निकालना चाह रहे। इसका कैसे डायग्राम है, इसके डायग्राम को अंडरस्टैंड करिएगा। ये देखें, इसका कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर मैं आर बना रही हूँ इस तरीके का, और एक ये निचला हिस्सा ये रहा, इसको मैं दे रही हूँ आर स्टार, और ये मेरा आर है। अब इन तीनों आर का मतलब क्या है, सबसे पहले जब ये सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ल्यूक्रेटिव होगा, मीन्स इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो क्या करेगा, पीपल अट्रैक्ट होंगे कि वो लोग अपनी कैश को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बदलें। जब हमारी ये वाली सिचुएशन होगी तो इस सिचुएशन पे लिक्विडिटी ट्रैप होगा, इस सिचुएशन पे लिक्विडिटी ट्रैप होगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ये डायग्राम कांस्टेंट हो चुका है, तो कांस्टेंट हो चुका है मतलब कि यहाँ पर लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो अपने पैसा जो है वो अपने पास रखें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा उसने एक डायग्राम बनाया था लिक्विडिटी ट्रैप को समझाने के लिए। तो अब हम देखते हैं डिमांड का, हमने तीनों सिचुएशंस करी, तो अब हम देखते हैं टोटल डिमांड कैसी आएगी, मार्केट डिमांड किस तरीके से होगी, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव को तीनों को ऐड करेंगे।
जहाँ तक हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी को ऐड करके हमारी मार्केट वाली बनती है, तो MT प्लस LS ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक तरह से। तो अब कैसे होगा, MT हमने पढ़ा था कुछ इस तरीके से बनता है, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चाहे इंक्रीज़ हो जाए चाहे डिक्रीज़ हो जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो रहा था स्पेकुलेटिव का, ये तो ट्रांजैक्शनल वाले का था और प्रिकॉशनरी वाले का था। अब हमारा स्पेकुलेटिव वाला है, यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो रहा था, मीन्स यहाँ पर ये दोनों हैं, इन दोनों को मिलाकर जो मेरा बन रहा है, मीन्स ट्रांजैक्शनल वाला मेरा ऐसा है और स्पेकुलेटिव वाला ऐसा है, तो इन दोनों को मिला के मेरा MD कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये मेरा मार्केट का बन गया, मीन्स टोटल डिमांड फॉर मनी, ठीक है। तो ये मेरा मार्केट डिमांड का कंसेप्ट हुआ। अब हम पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ मनी का। अब हम पढ़ते हैं सप्लाई फॉर मनी। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि सप्लाई फॉर मनी मनी अथॉरिटी के हाथ में होती है। मनी अथॉरिटी कौन है, RBI। RBI अपने हिसाब से पैसे को सप्लाई करती है। तो सप्लाई फॉर मनी जो है, जहाँ तक हमने स्टडी करा है अभी तक, तो वो होती है कांस्टेंट। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, ये रहा कांस्टेंट, मनी सप्लाई कांस्टेंट है हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, जहाँ हमारी डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी इक्वल आती है। तो डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है ये। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम कैसे आता है। तो हमने अभी पढ़ा था मार्केट डिमांड हमारी इस तरीके से बनती है, सप्लाई हमने पढ़ा कांस्टेंट होती है। तो जहाँ पे दोनों इक्वल हैं वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करेगा, है ना। और यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम बन गया। सो यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो इस पर बनाऊँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो मैं वो भी बना दूँगी। कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।